राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति को Welcome to One Way Classes. Get ready to accelerate your learning journey with us today. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वन वे क्लास में। तो हम पॉलिटिकल साइंस में अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डीपीएसपी एलिमेंट्स करा दिए आपको, यानी कि नीति निर्देशक तत्व करवा दिए। अब हम आर्टिकल 52 से आगे बढ़ते हैं। 51 तक मैंने आपको कराए हैं। तो अब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका होती क्या है? संघीय कार्यपालिका भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक निहित है। संघीय कार्यपालिका भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक निहित है। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति को महामहिम नाम से संबोधित किया जाएगा। नाम से संबोधित किया जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 52 में बोला गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और उसे महामहिम नाम से संबोधित किया जाएगा। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि समस्त कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होगी, समस्त कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन टुडे जस्ट नाउ, आज के वक्त का सत्य यही है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्तियां वो नाम मात्र की रह गई हैं। अब कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है। तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसे महामहिम नाम से संबोधित किया जाएगा। आर्टिकल 53 की समस्त कार्यपालिकाओं की शक्ति किसके अंदर निहित होगी? वो हमारे राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। आर्टिकल 54 बोलता है निर्वाचक मंडल के बारे में कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में कौन कौन भाग लेगा। निर्वाचित मंडल के बारे में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा से चुने हुए सदस्य, लोकसभा से चुने हुए सदस्य, विधानसभा मंडलों द्वारा चुने हुए सदस्य, विधानसभा मंडलों द्वारा चुने हुए सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने हुए सदस्य। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा, अगर कोई भी विधानसभा भंग है तो भी उनके सदस्य भाग ले सकते हैं। तो आर्टिकल 54 हमें बताता है निर्वाचक मंडल के बारे में कौन कौन भाग लेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित सदस्य। और आर्टिकल 54 में एक बात भी बोली गई है कि राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में कोई भी गफलेबाजी होती है तो वो गफलेबाजी कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कोई हाई कोर्ट नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गफलेबाजी होती है तो वो उस गफलेबाजी का सीधा जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। अगर सपोज दैट मैं भारत का राष्ट्रपति बनने वाला हूं और मैं बन गया, मेरे बनने को 6 महीने हुए हैं, किसी को पता लग गया कि मैं धांधलेबाजी करके राष्ट्रपति बना हूं। अब किसी ने मेरी शिकायत लगा दी, उससे पहले मैंने 2-3 काम ऐसे कर दिए जो मैंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करने थे। जैसे मैंने, आप कोई भी चीज़ मान लो, मैंने सिविलाइजेशंस कर दिए, बहुत सारा कुछ, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर लिया। तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव वैध घोषित होता है, यानी कि इल्लीगल घोषित होता है, तो उसके जितने भी कार्य हैं वो इल्लीगल नहीं होंगे, वो कार्य बंद नहीं होंगे, वो कार्य माने जाएंगे, वो कार्य माने जाएंगे। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित होता है परंतु राष्ट्रपति के द्वारा किए गए अवैध कार्यों को भी वैध घोषित किया जाएगा। अगर उस टाइम पीरियड में, उस 5 साल के कार्यकाल में मैंने ऐसा कोई भी कार्य कर दिया जो था अवैध, लेकिन गवर्नमेंट उसे वैध मानेगी।
राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स होती है। वो तो भारत का ऐसा बुरा वक्त है, भारत का इतना बेकार कार्यपालिका सिस्टम है कि हमने राष्ट्रपति को कुछ समझ नहीं रखा। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। अगर बाहर से किसी को आना हो ना, अगर किसी भी बाहर के प्राइम मिनिस्टर ने दौरा करना हो, बाहर के प्रेसिडेंट ने दौरा करना हो, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से आके मिले। पर आप सभी ने पता है कि भारत का जो कार्यपालिका में जो रहता है वो प्रधानमंत्री का रहता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो आज के लीडर हो। ठीक है, चलो ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 में होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को 15,000 रुपये की जमानत राशि जब्त करानी होगी, जमानत राशि देनी होगी। कहाँ पर? आरबीआई में। अगर भारत का राष्ट्रपति चाहता है कि वो जमानत राशि जब्त ना हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे टोटल वोटिंग का 16.17% वोट लेना पड़ेगा। देखो, आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताता है। प्रस्तावक उसमें 1:1 में काम करते हैं, 50-50 रेशो में काम करते हैं। और जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो उसे 15,000 रुपये आरबीआई में जमा कराने होते हैं एज ए जमानत के रूप में। अगर उसे अपनी जमानत राशि जब्त नहीं करवानी तो उसे टोटल वोटिंग का 16.17% वोट लेना होता है। अगर वो ये भी नहीं ले पाता तो उसकी सारी जितनी भी राशियां वो जब्त कर ली जाती है। अब इसमें ना एक चीज़ है कि उस निर्वाचन प्रणाली में अगर कोई भी विधायक भाग लेता है तो उसको 129 रुपये दिए जाते हैं, और कोई भी सांसद भाग लेता है तो उसको 708 रुपये दिए जाते हैं। ये 1997 से प्रक्रिया चली आ रही है। ये एक तरह का रिवाज मान लो, तो ये गवर्नमेंट रिवाज निभा रही है। तो अभी तक हमने सिर्फ 4-5 आर्टिकल पढ़े हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसे महामहिम नाम से संबोधित किया जाएगा। आर्टिकल 53 समस्त कार्यपालिका जितनी भी शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल यानी कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा मंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताता है। इसमें प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50 यानी कि 1:1 में काम करते हैं। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये होती है, वो आरबीआई में जमा करानी होती है। और उसे अगर अपनी जमानत राशि जब्त नहीं करवानी है तो टोटल वोटिंग का 1/6 यानी कि 16.17% वोट लेने होते हैं। ये है आर्टिकल 55 तक। अब हम आगे देखते हैं कि आगे भी है कि कैसे हम राष्ट्रपति को हटाएंगे, कितना क्या कुछ होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये सब भी आगे हम बात करेंगे। करते हैं आर्टिकल 56 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? 5 साल का है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है ये आगे आर्टिकल में खास जिक्र किया गया, तो उसमें अपने जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति, सपोज दैट मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने सोचा यार मैंने इस पंगे में नहीं पड़ना, मैं रिजाइन दे देता हूं। मैं गया उपराष्ट्रपति के पास कि मेरे को रिजाइन देना, ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर। तो उपराष्ट्रपति का पहला फर्ज बनता है कि वो इस त्याग पत्र की सूचना किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। राष्ट्रपति को एक और चीज बोली गई है कि सपोज दैट मेरा 5 साल का
कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन किसी कारणवश नया राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने डिले चल रहा है, तो उस 6 महीने तक मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। उस 6 महीने तक या उस आने वाले वक्त तक मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता शपथ लेकर। जब तक नया राष्ट्रपति शपथ लेकर नहीं आ जाता तब तक मैं ही रहूँगा। आर्टिकल 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि ऐसा नहीं है राष्ट्रपति को दोबारा तिबारा जब मन मर्जी आकर वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है तो भी वो दोबारा आकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में बोला गया कि राष्ट्रपति जितनी बार जितनी मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ये किस पर डिपेंड करता है? ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया गया है, अगर कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया गया है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर दायरा नहीं बनाया गया है कि राष्ट्रपति 1 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, 4 बार बन सकते हैं। भारत में आप राष्ट्रपति जितनी बार बन सकते हैं, जितना आपका मन है। अगर आपको लगता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों जितने सदस्य हैं वो मेरे को वोट डालेंगे तो आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 58 हमें बताता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र करते हैं। पहला कि वो राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है। दूसरा, उसकी उम्र 35 साल हो कम से कम। तीसरा, वो कोई भी बैंकक्रप्टेड ना हो। अब विजय माल्या अगर बनना चाहे तो नहीं बन सकता, या वो पागल ना हो। लोकसभा सदस्य हो। पांचवा किसी भी लाभहीन पद पर ना हो। लेकिन इसमें इस पद पर जो लाभ वाला पद है इसमें किस किस को काउंट नहीं किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन सबको काउंट नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि वो कम से कम 35 साल का हो। तीसरा कि वो बैंकक्रप्टेड ना हो और पागल ना हो। ऐसा नहीं है कि अब विजय माल्या चाहे कि मैं भारत का राष्ट्रपति बनूं तो वो नहीं बनेंगे, वो बैंकक्रप्टेड है। अगर मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और वो मैंने लोन खा लिया, मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया और मैं दिवालिया घोषित हो रखा हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। अगला कि वो किसी भी लाभ पद पर नहीं हो। जैसे सपोज दैट मैं लेक्चरर हूँ, मन आया कि चलो राष्ट्रपति बनते हैं, तो नहीं बनोगे, आपको पहले वो लाभ वाला पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस लाभ वाले पद में किस किस को काउंट नहीं किया गया है? उपराष्ट्रपति। अगर आप उपराष्ट्रपति पद पर हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अगर आप प्रधानमंत्री हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अगर आप लोकसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो आर्टिकल 56 हमें बोलता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। हमें बोलता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हमें बताता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति का पहला फर्ज है कि वो त्यागपत्र की जानकारी किसे दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि उपराष्ट्रपति को सौंपा गया त्यागपत्र की जानकारी सबसे पहले किसे दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। भारत का राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति रहेगा, सॉरी, वो इंसान तब तक राष्ट्रपति पद पर बैठ सकता है जब तक नया उसको उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। उसके बाद में पुनर्निर्वाचन में ऐसा है कि राष्ट्रपति के जितने बार मन चाहे उतनी बार
बन सकता है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है कि 2 3 4 5, कोई भी लिमिट नहीं है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कोई भी बैंकरप्टेड ना हो, वो पागल ना हो, और लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा में अपना महत्व रखता हो, और किसी भी लाभ पद पर नहीं हो। इस लाभ पद में किस किस को काउंट नहीं किया गया है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोहन भारत का उपराष्ट्रपति है, क्या वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है? तो आपका पहला ही आंसर होगा हाँ, वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। तो अब हम जिक्र करते हैं आगे, देखेंगे आर्टिकल 59 राष्ट्रपति को क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं, क्या क्या परिलब्धियां मिलती हैं, और क्या क्या वेतन मिलते हैं, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। राष्ट्रपति को पहली फैसिलिटीज़ मिलती है कि उसे राजकीय या शासकीय आवास मिलता है, जिसे उसको कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता। एक कार मिलती है, और जो सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है। सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है, यानी कि उस पर इनकम रेट का कोई भी छापा नहीं लग सकता। वेतन व भत्ते उसके कार्यकाल में कम नहीं होंगे। सपोज दैट आज मैं प्रेसिडेंट बना, मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, मेरे को एक गाड़ी दी गई है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद बोले कि नहीं 5 लाख तो ज़्यादा है सर, 4.5 लो आप, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल में जितनी उसकी सैलरी फिक्स होगी वो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की सैलरी आती कहाँ से है, तो वो भारत की संचित निधि से आती है। भारत में जो पैसा हमारे गरीबों से जो लूट कर गवर्नमेंट ने अपने खजानों में भर रखा है, वहाँ से राष्ट्रपति की सैलरी आ रही है। जब भी मैं बात करता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट लीडर हैं, गवर्नमेंट लीडर नहीं, जितने भी लीडर हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो डॉक्टर है गवर्नमेंट सिर्फ, चाहे वो कोई सांसद है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष है, चाहे वो और कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट है, ये सब अपने कार्यकाल में जनता के गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? जनता के गुलाम होते हैं। आपको संविधान ने एक नियम बनाकर दिया है कि जनता गवर्नमेंट लीडर से कुछ भी पूछ सकती है। मैं अपने लीडर से कुछ भी पूछ सकता हूं। अगर सपोज दैट मेरे गांव में एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं वो लेट आ रहे हैं, या कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो मैं उनकी शिकायत कर सकता हूँ। मैं उनको पूछ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे, अब मुझे रीज़न बताओ। और जब तक वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है तब तक मैं उनकी वीडियोग्राफी भी कर सकता हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे। एक नियम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब तक पब्लिक पैलेस में है, अब ऐसा ना कि आजकल जो पुलिस वाला, आपको पता है कि कई लोग वीडियो बनाने लग गए, तो पुलिस वाले झट से उनका फ़ोन छीन लेते हैं, ये क्राइम है। अगर पुलिस ऑन ड्यूटी है, पब्लिक पैलेस में है, तो आप उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर उस वीडियोग्राफी के दौरान आपका फ़ोन छीना गया है तो आज ही आप केस कर सकते हो, और पुलिस वाले को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत सारे लॉ हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं, पर हमें पता नहीं है। कभी भी देख लेना, एक एडवोकेट से पुलिस वाला डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एडवोकेट को सब पता है। एडवोकेट वही पढ़ता है जो संविधान की बुक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे हैं, वही बस अपने ऊपर से पढ़ते हैं, वो बारीकी से पढ़ते हैं। वो ले दे के थोड़े बहुत केस और पढ़ लेते हैं कि केरला केस क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल केस क्या हुआ था, कोलकाता केस क्या हुआ था, वो इस तरह के केस भी पढ़ लेते हैं, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता, और कुछ नहीं है। यही बुक है, मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है बुक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन 25 से 30% मैंने भी वो बुक पढ़ी है, तो मेरे को पता है कि हाँ उस बुक में वही होता है जो हमारी बुक्स में होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे लिए जन कल्याण की सेवा के लिए बनाया गया है,
और उसको जो सैलरी मिल रही है वो हमारे ही पैसों से मिल रही है, उसके लिए कोई भारत सरकार अलग से नहीं लेके आ रही, वो हमारे ही पैसा, वो जैसे मर्जी कभी ये बोल के ले लेते हैं, कभी वो बोल के ले लेते हैं, ठीक है। पर हम मुद्दे से भटक गए। हमारा मुद्दा ये है कि भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? भारत में जो संचित निधि है वहाँ से मिलते हैं। आर्टिकल 60 बोलता है कि आर्टिकल 60 बोलता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। जो राष्ट्रपति शपथ लेगा वो आर्टिकल 60 में बोलाया गया है किसके सामने? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। आर्टिकल 61 में बोला गया है कि महाभियोग कैसे किया होगा। राष्ट्रपति को हटाना है, कैसे हटाएं? तो इसके लिए महाभियोग बनाया गया। महाभियोग प्रक्रिया तब शुरू होती है जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, ठीक है। सपोज दैट लोकसभा सदस्यों को ऐसा लगा, लोकसभा में ऐसा लगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, तो वो क्या करते हैं, 1/4 सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव पारित करते हैं और इस प्रस्ताव की सूचना वो 14 दिन पहले दे देते हैं और फिर 2/3 लोगों से साइन करवाकर वो प्रस्ताव रख देते हैं। अब इस प्रस्ताव की जांच कौन करेगा? राज्यसभा के करेंगे। तो राज्यसभा अगर 2/3 प्रस्ताव पारित से हस्ताक्षर कर देती है तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगर इस जांच में राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये गलत हुआ तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ये कार्रवाई लोकसभा से हो, कभी राज्यसभा भी कर देती है। राज्यसभा कर रही है तो ये उल्टा हो जाएगा। राज्यसभा के 1/4 सदस्य को उस प्रस्ताव पर साइन करने होंगे, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी और उसके बाद में सूचना देने के बाद में 2/2 लोगों से साइन करवाकर वो प्रस्ताव पारित करेंगे। उस प्रस्ताव की जांच लोकसभा के द्वारा किया जाएगा। अगर लोकसभा में 2/3 लोग साइन करते हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा भाग लेती है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। हालांकि विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो कौन भाग नहीं लेता? विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। हालांकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी वोटिंग होती है, ठीक है। आर्टिकल 60 हमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 61 हमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। अगर मान लो कि महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति गुनहगार हो गया तो राष्ट्रपति तो हट गया। अब 6 महीने तक बोला गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा और उस 6 महीने तक कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो आर्टिकल 62 में लिखा गया अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो आने वाले आगामी 6 महीनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा और उस 6 महीने तक कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर मैं ऐसा बोलूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, राष्ट्रपति को हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति ने सलाह कर ली कि मैं भी हटूंगा भाई, अगर तो भी हट गया, दोस्ती मान लो, उपराष्ट्रपति भी हट गया, अब कौन कार्यभार संभालेगा? तो उस वक्त कार्यभार कौन संभालेगा ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, वरना कल मैं आपको बता दूंगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चले जाएंगे तो कौन संभालेगा। मैंने आज की क्लास में उस इंसान का जिक्र भी किया है, तो आप बताना, ठीक है कुछ न्याय में ही है, न्यायपालिका में से ही एक बंदा आएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल नए जोश और नई उम्मीद के साथ।